नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपसे रूबरू हूँ। विगत अंकों की तो स्वाभाविक है कि मैं इस अंक में भी बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 तथा संशोधित के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करूँगा। अब तक मैंने आपसे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 ख तक के उपबंधों की चर्चा की है। 6 क की चर्चा मैंने नहीं की क्योंकि उसका संबंध भूमि विकास बैंक से है, जो अब बहुराज्यीय सहकारी समिति के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो मैं अब नए अध्याय 6 ग की चर्चा आपसे करूँगा। 6 ग की में के जो बंध हैं उनका संबंध प्राथमिक कृषि सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी और बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी से है। शुरुआत में 44 क त से करता हूँ। 44 क त क्या कहता है? 44 क त यह स्पष्ट करता है कि इस अध्याय के अंतर्विष्ट उपबंध केवल प्राथमिक कृषि सोसाइटी, कृषक केंद्र सोसाइटी और बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी पर लागू होंगे। अब 44 क थ पाया जाए। 44 क थ सोसाइटियों के समापन और अनेक सोसाइटियों का समामेलन माने एक करना, एमालगमेशन करना का आदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति का उल्लेख करता है। 44 क थ की उपधारा 1 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी जहां रजिस्ट्रार को यह समाधान हो कि सहकारी आंदोलन के हित में या सहकारी सोसाइटियों का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ अथवा इस कारण से कि सोसाइटी चल सकने वाली इकाई के रूप में काम नहीं कर पा रही है या उसने अशोध्या ऋण डूबी रकम उपगत कर लिया है अथवा वह निष्क्रिय हो चुकी है, यह आवश्यक है कि उस सोसाइटी को समाप्त कर देगा, जहां वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा सोसाइटी के समापन का निर्देश दे सकेगा और धारा 44 के समापक के जो कृत्य बताए गए हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा। बहुत स्पष्ट प्रावधान है। कहता है कि सोसाइटियों के जो समापन की स्थिति है या उसको सम्मेलन की स्थिति, एक में मिलाने की स्थिति है, उसमें रजिस्ट्रार की क्या शक्ति है, इसकी चर्चा की गई है। अब इसकी 44 ख की उपधारा 2 पर मैं आता हूँ। इसमें क्या कहा गया है, इसको भी देखने की जरूरत है। यह कहा गया है कि इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में इस अध्याय के अध्ययन सोसाइटियों के प्रचालन में रूपता लाने हेतु तथा उनके मजबूती एवं उपयोगिता को बढ़ावा देने एवं कृषि विकास के उद्देश्य के लिए उन्हें सक्षम माने वायबल बनाने हेतु प्राथमिक सहकारी सोसाइटी का क्षेत्र पंचायत के सहंतक होगा एवं प्रत्येक पंचायत में केवल एक जैसा सोसाइटी होगा, माने एक ही सोसाइटी होगा। 2008 के संशोधन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था और इसी प्रावधान के अंतर्गत जो 44 क थ का उपधारा 2 है, जिसको अंग्रेजी में 44 AQ का सबसेक्शन 2 कहते हैं, उसमें प्रावधान किया गया कि जो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का क्षेत्र पंचायत का संतक होगा और उसके अंतर्गत ही उसका कार्य क्षेत्र एक पंचायत भर सीमित रहेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने जो चर्चा किया है प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के संदर्भ में धारा 44 क थ की उपधारा 2 का क था। अब मैं उपधारा 2 की ख के बारे में करता हूँ कि यह क्या लिखता है। यह लिखता है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी यदि एक प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का क्षेत्र उपधारा की कंडिका क के प्रावधानों के रूप नहीं पाया गया तो रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार की ओर से काम करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी, जो कि सहायक निबंधक की पंक्ति से नीचे का न हो, आदेश द्वारा एक से अधिक सोसाइटी जैसा कि मामला हो कि विखंडन अथवा सम्मिलियन, जिसमें कि पुनर्गठन शामिल हो के लिए आदेश कर सकेगा एवं पुनर्गठन के पश्चात नई सोसाइटियों का निबंधन कर सकेगा। 2008 का ही प्रावधान है। इसी के अंतर्गत जो पंचायत स्तर पर जो पैक्सों का पुनर्गठन करना था
बहुत से पैक्सों का कार्यक्षेत्र एक से अधिक पंचायतों में फैला हुआ था, तो उनको एक ही पंचायत तक सीमित किया गया और पंचायत के लेवल तक लाया गया। पुनर्गठन का जो प्रावधान था 2008 का, उसकी यह चर्चा करता है। वर्तमान में इस पर अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसकी चर्चा की, जिसके अंतर्गत कोई पुनर्गठन का कार्य हो रहा है। वो विधियों में हम संशोधन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसको नगर पंचायत के संदर्भ में, लेकिन उसको पुनर्गठन का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन 2008 में जो पैक्स को पंचायत का सदन तक बनाया गया था और जो पैक्स एक से अधिक पंचायत में फैले हुए थे, उनका जो पुनर्गठन किया गया था, उसी का यह प्रावधान है। ख। अब मैं आता हूँ धारा 24 क थ की उपधारा 3 पर आता हूँ। उपधारा 3 क्या कहता है? इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी उपधारा 2 के अधीन पुनर्गठित सोसाइटी या सोसाइटियाँ अपने प्रबंधन समिति के साथ विकसित समझे जाएंगे। इस उपधारा 2 के अधीन नई सोसाइटियों के निबंधन की तिथि से पदमुक्त समझे जाएंगे एवं रजिस्ट्रेटेड सोसाइटी की सदस्यता पंचायत के लिए सृजित अपने अपने प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी में हस्तांतरित समझे जाएंगे, जो कि उपधारा 1 में के अधीन पुनर्गठन के पश्चात वैसे सदस्य जो पंचायत से संबंध रखता हो, उसके सभी आस्तियाँ और दायित्व नई सोसाइटियों में बांट लिया जाएगा और जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इतिविहित हो। या फिर पुनर्गठन में एसेट लायबिलिटी का कैसे बंटवारा हो, उसकी चर्चा करता है। वर्तमान में इसका कोई अभी उपयोग नहीं हो रहा है, परंतु राज्य सरकार फिर उसमें उपधाराएँ हैं, परंतु राज्य सरकार समय समय पर उपधारा 2 के अधीन सृजित नई सोसाइटी के दायित्वों के अधिष्ठान की घोषणा कर सकता है। फिर हम आगे बढ़े। पूरा जो अथी है प्रोविजंस है जो है, वह जो 44 क था, जो पूरा प्रोविजंस है वो पैक्स के पुनर्गठन से संबंधित है और जो 2008 में हम लोगों ने किया था। वर्तमान में यह कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं इस पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, एक संदर्भ की मैं चर्चा कर देना उचित समझूंगा कि जो पैक्स की विधि में है, पैक्स की विधि में कहा गया है कि प्रत्येक परिवार का एक सदस्य, एक व्यक्ति पैक्स का सदस्य होगा। लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ 2008 में 44 क थ की उपधारा 6 में यह कहा गया है, 44 AQ की सब सेक्शन 6, जिसकी मैं चर्चा कर देना जरूरी समझता हूँ। इसमें कहा गया है कि उपधारा 2 के अधीन स्थापित नई सोसाइटी में स्थानीय क्षेत्रों के भीतर पड़ने वाले परिवारों का कम से कम एक व्यक्ति सदस्य होगा। वो सोसाइटी का नॉमिनल या सदस्य होगा, उससे मतदान अधिकार प्राप्त होगा बशर्ते कि वो सस्ता शुल्क चुकाए। वह सोसाइटी का पूर्ण सदस्य हो सकेगा बशर्ते वह सोसाइटी का कम से कम एक शेयर खरीदे। उसे सोसाइटी से कर्ज और अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने का हक होगा और सोसाइटी का कोई निर्वाचित पद धारण करने का भी उसके हक होगा। कहने का मतलब है कि 44 AQ की सब सेक्शन 6 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। पहले यह समझा जाता था, 2008 की बात है, कि किसी पैक्स में कोई परिवार से एक व्यक्ति सदस्य होगा, लेकिन इसने क्लियर कर दिया कि नहीं कि परिवार का कम से कम, इसने शब्द यूज किया कि कम एक व्यक्ति, मतलब एक से अधिक व्यक्ति भी पैक्स के सदस्य हो सकते हैं। वह सदस्य जो वयस्क व्यक्ति है, जो योग्यताओं को पूरा करते हैं, वह सदस्य के रूप में हो सकते हैं। ₹1 प्रवेश शुल्क दें और पूर्ण सदस्य होंगे जब ₹1 का प्रवेश शुल्क दें और एक शेयर खरीदें। और इस तरह जो सदस्य हैं वह सदस्य के अधिकारों का उपयोग करेंगे, सोसाइटी के बोर्ड में निर्वाचित होने का उनको अधिकार होगा। तो 44 AQ का सब सेक्शन 6 है, उसको हमको ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब 44 क द रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अप्रूवल की बात करता है। उसके बाद यह भी पैक्स पुनर्गठन से संबंधित है, इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। अब मैं 44 क ध पाता हूँ। यह भी निर्वाचन की व्यवस्था करता है कि पैक्स का निर्वाचन कैसे कराया जाएगा, पुनर्गठित पैक्स का। तो ये जो विशेष उपबंध है, यह इन उपबंधों में मुख्य रूप से यह जो पैक्स का पुनर्गठन हुआ था, उसके तदर्थ समिति का जो प्रावधान किया गया था, फिर कैसे उसका लिए सदस्यों के कम से कम एक सदस्य होने का प्रावधान किया गया था, उसकी चर्चा करता हूँ। तो मैं यह चर्चा अभी भी समाप्त करता हूँ। थोड़ी सी इस बात को मैं उल्लेख कर देना चाहूँगा कि जो प्रोविज़न 2008 में जो हमने पुनर्गठन किया था, उसके संदर्भ में है। इसकी मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी है। अभी तत्काल इसका कोई प्रासंगिकता नहीं लग रही है, बाद में हो सकता है कि इसकी प्रासंगिकता हो। लेकिन एक चीज़ की प्रासंगिकता है जो 44 AQ की सब सेक्शन 6 में है
कि प्रत्येक पैक्स के कार्यक्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति उसका सदस्य या सदस्य होगा। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। फिर विदा लेता हूँ, फिर अगले अंक में मिलेंगे।